नमस्कार, मैं अनूप कुमार सिंह। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल गणित मंत्रा। गणित मंत्रा में आपका स्वागत है। पहला वीडियो जिसमें हमने फ्रैक्शंस जो हमारी भिन्नें हैं उसका बेसिक कॉन्सेप्ट हमने आपको कल के वीडियो में, लास्ट वीडियो में आपको समझाया। छोटी और बड़ी भिन्नों को हमने आपको पहचानना बताया। भिन्नों के अवरोही, आरोही, डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर्स में भिन्नों को कैसे हम अरेंजमेंट करते हैं, कैसे व्यवस्थित करते हैं, उसे बताया गया कल के वीडियो में। आज के वीडियो में हम फिर से आपको कुछ बड़ी भिन्नें जिनके जो डिजिट्स हैं वो बड़े हों, बड़ी डिजिट्स के भिन्नों के आरोही और अवरोही क्रम, छोटी और बड़ी भिन्नों को कैसे पहचाने, आज वो बताया जाएगा। सारे तरीके आपको बताए जाएंगे। भिन्नों को जोड़ेंगे कैसे, कैसे भिन्नों को जोड़ा जाता है, बहुत सारी भिन्नें लिखी हों, ऐसे प्रश्नों को आज हम आपको बताने वाले हैं। तो अब आगे फिर से हम एक बार भिन्नों को पहचानना आपको बताएंगे। कुछ हम बड़ी भिन्नें लिखेंगे जो जिनकी जो डिजिट्स हैं वो बड़ी होंगी। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है 3/5, 7/9, 11/13, 15/17 को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर्स, ठीक है ना। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है हमको। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम का मतलब सबसे पहले सबसे छोटी भिन्न, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस प्रकार की भिन्नों में हमें इसे व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, 3/5, 7/9, 11/13, 15/17। हमें कैसे पहचानना है कि कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी बड़ी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं इन भिन्नों के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच का जो डिफरेंस है, अंतर है, 2 है। इसका अंतर भी 2 है, इसका अंतर भी 2 है और इनका भी अंतर क्या है, 2 है। चारों भिन्नों का अंतर हम क्या देख रहे हैं, 2-2 है। अंतर समान है। अंतर अगर समान है तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी और जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वो भिन्न सबसे छोटी। तो हमें आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले हमें सबसे छोटी भिन्न को लिखना होता है। यहाँ सबसे छोटी भिन्न हम देख रहे हैं 3/5 है। क्या है, 3/5। उसके बाद उससे बड़ी 7/9 और उससे बड़ी 11/13 और उससे बड़ी 15/17। अर्थात ये जो हमारा प्रश्न है ये पहले से ही आरोही क्रम में ही लिखा हुआ है। हमने समझाने के लिए सबसे पहले एक बहुत ही छोटे प्रश्न को लिया है। अब इसके बाद इससे थोड़ा कठिन प्रश्न आएगा, थोड़ा बड़ा प्रश्न आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। अब जो हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है 7/11, 8/13, 9/14, 11/15 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। सबसे बड़ी भिन्न पहचानना है। अब इस प्रश्न में हम क्या देखते हैं, अगर हम अंतर की बात करें, अंश और हर के, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर के अंतर की बात करें, तो यहाँ पे अंतर 4 का है, यहाँ पे अंतर 5 का है, यहाँ पे अंतर कितने का है, 5 का है और यहाँ पे अंतर कितने का है, 4 का है। तो अब इसमें हमें सबसे बड़ी भिन्न पहचाननी है। तो हम देख रहे हैं कि इन दोनों भिन्नों का अंतर 4 है, ठीक है ना। जब इन दोनों भिन्नों का अंतर 4 है तो इन दोनों भिन्नों में हम पहले पहचानते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है। तो इन दोनों भिन्नों में जिस भिन्न का अंश बड़ा वो भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। तो इसका मतलब कि इन दोनों भिन्नों में 11/15 भिन्न जो है हमारी वो क्या है, बड़ी है। इन दोनों में 11/15 बड़ी है। अब इन दोनों के अंश और हर का अंतर 5 है। अब इन दोनों भिन्नों में हम पहचानते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी हो सकती है। तो जिस भिन्न का अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 9/14 का अंश बड़ा है तो ये भिन्न बड़ी है। तो यहाँ पे 9/14 क्या है, बड़ी है। अब हमें सबसे बड़ी भिन्न, अब इन दोनों, अब 2 भिन्नें हमारे पास बची हैं, इन दोनों भिन्नों में हम पहचानते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है। तो 11/15 और 9/14, तो इसके अंश और हर का अंतर 4 है, इसके अंश और हर का अंतर 5 है। तो हम इसमें 2 तरीके अपना सकते हैं। कौन से 2 तरीके हम अपना सकते हैं? पहला तरीका है, या तो हम 4 से, 2 तरीके क्या, इसमें 3 तरीके हैं। पहला तरीका हम आपको बता रहे हैं। पहला तरीका हमारा है या तो हम 4 से 11 को डिवाइड करें।
4 से 11 को डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, 3 11, दशमलव लगाएंगे और अब 30 हो गया, 4 सत्ते 28, 2 30, 4 पंचे 20, 2.75 आया। 5 से 9 को डिवाइड करेंगे तो 5 एकन्नम 5 एकन्नम आया। यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है, तो हम पहले ही समझ सकते हैं कि 11/15 ही हमारी भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। तो हमें इसमें अब तो भाग देने की आवश्यकता ही नहीं है। अच्छा, अब दूसरा तरीका देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई से भी हम समझ सकते हैं कौन सी भिन्न बड़ी कौन सी छोटी है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई का जो तरीका है, क्या होता है, अभी तो यहाँ पे जो हमारी डिजिट है 14 लिखी हुई है, एक छोटी डिजिट है, हमें मल्टीप्लाई करने में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर यहाँ पे कोई बड़ी डिजिट हो जाए, 971 हो जाए या और भी बड़ी डिजिट्स हो जाएं, तो फिर हमें क्रॉस मल्टीप्लाई में दिक्कत हो सकती है। तो हम फिर भी इस तरीके को हम आपको बता देते हैं। 14 से 11 का गुणा करेंगे, 14 दहम्मा 140, 14 एकन्नम 14, तो 154 आएगा। और 15 से 9 को गुणा करेंगे तो 135 आएगा। हम देख रहे हैं 154 बड़ा है, 135 छोटा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो 11/15 है वो हमारी इन सब में सबसे बड़ी भिन्न है। तो ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके दूसरा तरीका, इससे हमने देखा कि कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी छोटी है। अब तीसरे तरीके को हम देखते हैं। तीसरा तरीका हमारा है कि जो अंश और हर का अंतर इसमें 4 आया, इसमें अंश और हर का अंतर कितना आया था, 5 आया था। तो अंश और हर का जो अंतर आया, इस अंतर को हम बराबर कर लें। तो 4 और 5 को अगर हम बराबर करना चाहते हैं, इनका एलसीएम निकालेंगे तो 20 आएगा, 20 आएगा। 4 को 20 बनाने के लिए 5 से गुणा, तो यहाँ भी हमें 5 से गुणा करना पड़ेगा। 5 को 20 बनाने के लिए 4 से गुणा, तो यहाँ भी हमें 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसका मान 55 आया और इसका मान 9 चौक 36 आया। हर मायने में तीनों कंडीशंस में हमने क्या देखा कि ये जो भिन्न हमारी है 11/15, ये क्या है, बड़ी है। तो इस तरह से इस प्रश्न में 11/15 हमारी सबसे बड़ी भिन्न है। हमने आपको 3 तरीके बताए हैं भिन्नों को पहचानने के कि कौन सी भिन्न छोटी है कौन सी बड़ी है। पहला तरीका है, अंश और हर का अंतर अगर समान है तब तो हम आसानी से पहचान सकते हैं कि जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। अगर समान नहीं है, क्योंकि इसमें प्रत्येक भिन्न का अंश और हर का अंतर समान नहीं हुआ था, तो इसमें क्या करते हैं, अंश और हर का अंतर अगर समान नहीं है तो अंतर से हम अंश को भाग देते हैं। भाग देने पे जिस अंश का मान बड़ा आवे वो भिन्न हमारी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। और अगला तरीका हमने ये आपको बताया कि जो डिफरेंस है उसे क्या करना है, बराबर कर लेना है, उससे पता कर सकते हैं। एक तरीका हमने और आपको बताया कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी हम पता कर सकते हैं कि कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है। अगला प्रश्न जो हम आपके लिए लेके आए हैं वो प्रश्न है हमारा 12/13, 7/4, 13/14 और 8/9 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। सबसे छोटी भिन्न हमें पहचानना है। तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि ये भिन्न 12/13 है, जो कि एक उचित भिन्न है, जिसे कि प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। ये भिन्न हमारी 7/4 है। 7/4 आपको बताना है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर है, उचित भिन्न है कि अनुचित भिन्न है। अब देखिए यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको याद रखने के लिए बताया देते हैं कि उचित और अनुचित भिन्न क्या होती है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, 13 लिखा हुआ है 13 के ऊपर, अर्थात कहने का मतलब कि अगर किसी व्यक्ति की क्षमता, या मान लेते किसी व्यक्ति का वजन 13 किलो है और उसके ऊपर 12 केजी का भार रख दिया जाए तो वो उस भार को सह सकता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये मामला एक उचित मामला है, ठीक है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का भार 4 किलो है और उसके ऊपर 7 केजी का वजन रख दिया जाए तो 7 केजी का वजन 4 केजी वाले व्यक्ति को सहने में दिक्कत होगी। ये काम एक अनुचित काम है, इस वजह से इस भिन्न को हम अनुचित भिन्न बोलते हैं। तो यहाँ पे उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हम आपको इस तरह से भी समझा सकते हैं। देखिए आप ऐसे समझ गए होंगे। अब यहाँ पे हमें छोटी भिन्न का पता करना है। तो छोटी भिन्न का अगर पता करना है तो जो 7/4 है ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर बहुत सारे प्रॉपर फ्रैक्शंस हो और उसमें एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन उस प्रॉपर फ्रैक्शन से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कंपटीशन से बाहर है 7/4।
इसका कोई मतलब ही नहीं, इसको हमें क्या करना है, बाहर कर देना है, निकाल देना है। और अब हमें इन तीनों फ्रैक्शंस में ढूंढना है कि कौन सा फ्रैक्शन सबसे छोटा है। तो इनका अंतर कितना है, 1, इनका अंतर कितना है 1, और इनका अंतर कितना है 1। हम देख रहे हैं इन तीनों में अंतर समान है, ठीक है। अंतर अगर समान है तो जो भिन्न का अंश न्यूमरेटर छोटा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी। तो हम कह सकते हैं 8/9 हमारी सबसे छोटी भिन्न है। कैसी भिन्न है, सबसे छोटी भिन्न है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है 21/20, 17/16, 22/21 और 36/35 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। अब हम देख रहे हैं ये जो हमारा प्रश्न है अन्य प्रश्नों से जिसमें अभी तक हमने छोटी और बड़ी भिन्नों को पहचाना, उन प्रश्नों से अलग है। कैसे अलग है, क्योंकि हम देख रहे हैं इनका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या है, बड़ा है, ठीक है ना। अर्थात ये जो हमारी भिन्नें लिखी हुई हैं ये इम्प्रॉपर भिन्न है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस लिखे हुए हैं। यहाँ पे हमें बड़ी और छोटी भिन्नों को, अभी तक जो हम प्रॉपर फ्रैक्शन में बड़ी और छोटी भिन्नों को पहचानते थे उनका उल्टा काम करना है। उसमें हम क्या करते थे, हम अंतर को निकाल लेते थे। इनका अंतर 1 1 1, सभी का अंतर 1, जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी हो जाती थी। हम देख रहे हैं यहाँ पे 36 का अंश, यहाँ पे इस भिन्न का अंश 36 है जो कि सबसे बड़ा है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी भिन्न हमारी उस हिसाब से तो ये होगी। लेकिन ये तरीका एकदम गलत है, हमें उस तरीके को इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस वाले में फॉलो नहीं करना है। हमें क्या करना है, पहले इस भिन्न को हम प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलते हैं। किस में बदलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन बदलते हैं। हम 21/20 को 1 कंप्लीट 1/20 लिख सकते हैं। 17/16 को 1 कंप्लीट 1/16 अर्थात 1 सही 1/16 लिख सकते हैं। इसे लिख सकते हैं 1 सही 1/21 और इसे लिख सकते हैं 1 सही 1/35, ठीक है ना। अब हम देख रहे हैं कि 1 कंप्लीट, एक जो हमारा पूर्णांक है सब में है, तो अगर हम इसकी तुलना करें तो एक सब में है, इससे हम नहीं पता कर सकते कि कौन सी भिन्न हमारी बड़ी है, क्योंकि एक तो सब में है, ठीक है ना। तो एक को हम हटा देते हैं। अगर एक सब में होता और यहाँ पे 2 हो जाता तो हमारी ये भिन्न सबसे बड़ी हो जाती, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 1/20, 1/16, 1/21, 1/35। अब इसमें जिस भिन्न का अंश तो सबका समान है, जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी, और जिसका हर सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी। हमें सबसे बड़ी भिन्न का पता लगाना है। हम देख रहे हैं 1/16 में जो डिनोमिनेटर है वो सबसे छोटा है, अर्थात ये भिन्न हमारी सबसे बड़ी होगी। तो हम कह सकते हैं 17/16 जो भिन्न हमारी है वो सबसे बड़ी भिन्न है। 17/16 हमारी भिन्न कैसी है, सबसे बड़ी भिन्न है, ठीक है ना। तो इस तरह से इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं जिनमें छोटी और बड़ी भिन्नों को पहचाना जाता है वो प्रॉपर फ्रैक्शन का उल्टा होता है, ठीक है ना। कैसा होता है, उल्टा होता है। अब हम आपको जो हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या मिक्स्ड फ्रैक्शंस है उनके बारे में हम आपको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताने वाले हैं। जैसे कि लिखा हुआ है 1 सही 2/3। 1 सही 2/3 को अगर हम लिखना चाहें तो हम ऐसे लिखेंगे 3 1 9 3 2 5/3, ठीक है ना। लेकिन इसे हम इस तरह से ना लिख के एक तरीके से और लिख सकते हैं 1 + 2/3। कैसे लिख सकते हैं, 1 + 2/3। अगर कहीं पे 2 सही 5/6 लिखा हो तो इसे हम लिख सकते हैं 2 + 5/6। देखिए इसे 1 + 2/3 क्यों लिख सकते हैं, 3 1 9 3 2 5। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा इतना ही आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर कहीं पे लिखा है 3 सही 1/2 तो इसे हम लिख सकते हैं 3 + 1/2 लिख सकते हैं। कहने का मतलब जो हमारा ये इंटीजर लिखा हुआ है उसे आगे लिख के हम प्लस का निशान लगा के भी इस फ्रैक्शन को लिख सकते हैं। क्योंकि हम ये इस वजह से आपको बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इससे संबंधित अभी कुछ हमें क्वेश्चंस मिलेंगे और एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं। देखिए जैसे कि लिखा हुआ है 3 +
1/4, तो हम इसे लिख सकते हैं 3 कंप्लीट 1/4, इस रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमें ये जानना है, जैसे कि अगर कोई प्रश्न लिखा है 1 सही 1/2 प्लस 1 सही 1/4 प्लस 1 सही 1/5, इस रूप में अगर कोई प्रश्न लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, हम इसे इस रूप में 1 + 1/2 प्लस 1 + 1/4 प्लस 1 + 1/5 के रूप में भी लिख सकते हैं। और जब हम इनको हल करेंगे तो हमें हल करने में बहुत ही आसानी होगी। 1 1 1 इनको हम अलग जोड़ लेंगे, फिर इनको हम अलग जोड़ लेंगे और इस तरह से इन्हें हमें जोड़ने में आसानी होगी। अगर लिखा है 1/17 1 कंप्लीट 17/18, इस तरह से लिखा है, तो इसमें क्या करना है, हमको इन दोनों को हमें ऐड कर लेना है। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 35, और जो नीचे लिखा हुआ है उसी को हमको लिख देना, लेकिन जब यहाँ पे 1 लिखा हो तब। अगला है 1 कंप्लीट 7/8। अभी जो हमने तरीका बताया, इन दोनों को हमें क्या करना है, ऐड कर लेना है। 8 और 7 कितना आएगा, 15, 15/8। ठीक है ना। फिर लिखा है 1 कंप्लीट 9/11। इन दोनों को हमको क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। 11 और 9 कितना हो जाएगा, 20, 20/11 ये हो जाएगा। ठीक है ना। और हमने ये भी तो है आपको बताया कि 1 कंप्लीट 7/18 का मतलब होता है 1 + 17/18। ठीक, ऐसे इसका मतलब होगा 1 + 7/8, और ठीक इसी प्रकार से इसका मतलब होगा 1 + 9/11। ये हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। अभी हम कुछ प्रश्नों को जब हल करेंगे तो ये चीजें हमें काम आएंगी। अब हम एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं। अब जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है क्या है, 1 - 1/2 लिखा हुआ है। 1 - 1/2, तो अगर इस प्रश्न को हम हल करें तो यहाँ पे 1/1 - 1/2, हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 2 आएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे -1 और ये हो जाएगा इसका आंसर 1/2। इतना ज्यादा हमें करना पड़ेगा। हमें क्या करना है, इतना कुछ ना करके, हमें इतना सब करने की आवश्यकता नहीं है। हमें क्या करना है, 2 से 1 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे तो 1 आएगा, और जो नीचे लिखा हुआ है उसी को हमें लिख देना है। जैसे कि एक क्वेश्चन है 1 - 7/8। हमें 8 से 7 को क्या करना है, माइनस करना है, 1 आएगा, 8 यहाँ पे लिख देना है आंसर। लिखा हुआ है 1 - 5/9 लिखा है, मान लेते हैं। 9 से 5 को माइनस करना है, क्या आएगा, 4, यहाँ पे 9 लिख देना है। इस तरह से हमें करना है। हमें ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, हमें ट्रिक्स को अपनाना है। लेकिन हाँ, इतना जरूरी है कि ट्रिक हमारे समझ में आनी चाहिए। अगर हम ट्रिक को समझ नहीं पाए और वैसे ही सवाल लगा रहे हैं बिना सोचे समझे, तो आने वाले कुछ दिन में, 1, 2, 4 दिन में या 1 महीने में हम इस ट्रिक को भूल भी सकते हैं। ट्रिक का पूरा कॉन्सेप्ट हमें समझना होगा। अब जो अगला प्रश्न है, जो अभी हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया, उसी कॉन्सेप्ट पे आधारित प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा है 2 सही 1/2 प्लस 3 सही 1/4 प्लस 1 सही 1/8 प्लस 3 सही 1/16 का हमें मान याद करना है। देखिए, बहुत ही आसान तरीका है। अगर हमें कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो इस प्रश्न को हम इस तरह से लगाएंगे। पहले 2 दूनी 4 1 5/2 लिखेंगे, प्लस 4 तियां 12 1 13/4 लिखेंगे, प्लस 8 1 8 1 9/8 लिखेंगे, प्लस 16 तियां 48 1 49 49/16 लिखेंगे। हमें ये सब कुछ भी नहीं करना है। हमें क्या करना है कि अभी हमने आपको बताया था कि अगर 1 सही 1/2 लिखा है तो इसे हम 1 + 1/2 लिख सकते हैं। देखिएगा, इसे हम 2 + 1/2 लिख सकते हैं, प्लस इसे हम 3 + 1/4 लिख सकते हैं, और इसे हम 1 + 1/8 लिख सकते हैं, और इसे हम 3 + 1/16 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे जितने इंटीजर्स हैं उनको हम इकट्ठा करके जोड़ लेते हैं, क्योंकि सब में प्लस का निशान लगा है। तो 2 और 3 5 1 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9। और उसके बाद जो फ्रैक्शंस है, यहाँ पे हमें प्लस का निशान लगा देना है।
जो हमारे फ्रैक्शन है उनको अलग कर लेना है। फ्रैक्शन हमारा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16। अब क्या करना है हमको, यहाँ पे 9 प्लस यहाँ पे इनका अगर हम एलसीएम निकालें, और भी बहुत सारे तरीके हैं एलसीएम के अलावा भी सॉल्व करने के, तो 16 आएगा एलसीएम से ही, क्योंकि इनका एलसीएम निकालना आसान है। 2 को 16 बनाने के लिए हमें 8 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 8। 4 को 16 बनाने के लिए 4 से गुणा, तो यहाँ हो जाएगा 4। 8 को 16 बनाने के लिए 2 से गुणा, तो यहाँ हो जाएगा 2। और 16 को 16 बनाने के लिए 1 से गुणा, तो 1 का 1 पहाड़ा पढ़ेंगे, 1 ही बार आएगा। तो ये हो गया 9 प्लस, जोड़ लेंगे 8 4 12 2 14 1 15/16। 9 प्लस 15/16 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 कंप्लीट 15/16। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से भी हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब जो हमारा अगला प्रश्न है वो है 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30। इसे हमको हल करना है, क्योंकि इसे जोड़ना है। दिखता तो आसान है कि इनका हमें एलसीएम ले लें हम, और फिर उसके बाद में आसानी से हम जोड़ सकते हैं, लेकिन उस तरीके को हमें नहीं अपनाना है, क्योंकि उस तरीके में ज्यादा समय लग सकता है। अब हम किस तरीके से इसे जोड़ेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को पहले समझ लीजिए। इसकी हम ट्रिक बाद में आपको बताएंगे, पहले हम बताएंगे कि ऐसा हुआ कैसे, ट्रिक आई कहां से, उसे हम बताएंगे आपको। देखिएगा 1/2 लिखा है, ये क्वेश्चन हमारा एक खास पैटर्न पे आधारित है। उस पैटर्न को हमें पहचानना है कि वो पैटर्न है क्या। 1/2 को हम लिख सकते हैं 1/1 गुणे 2, छोटी संख्या पहले उसके बाद बड़ी संख्या, प्लस 1/6 को लिख सकते हैं 1/2 गुणे 3, क्योंकि 2 तियां क्या होता है, 6 होता है। 1/12 को 1/3 गुणे हम 4 लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे 1/20 को हम 1/4 गुणे 5 लिख सकते हैं, प्लस 1/30 को हम 1/5 गुणे 6 लिख सकते हैं। आया समझ में। अब देखिएगा यहां पे 1/1 गुणे 2 का मान 1/2 है, लेकिन इसे हम 1/1 माइनस 1/2 लिख सकते हैं। हल करेंगे अगर तो तिरछा गुणा करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 एकन्नम 2 माइनस 1 एकन्नम 1/2, 2 से 1 निकालेंगे 1 ही तो आएगा, 1/2 ही तो आएगा। तो हम कह सकते हैं कि इसे हम लिख सकते हैं 1/1 माइनस 1/2। ठीक है ना। ठीक है, ऐसे प्लस इसे लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3। अगर आप इन दोनों को हल करेंगे तो 1/6 ही इसका आंसर आएगा। कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 एकन्नम 3 2 एकन्नम 2, 3 से 2 निकालेंगे 1 आएगा और 2 तियां 6 आएगा। ठीक ऐसे इसे हम लिख सकते हैं 1/3 1/3 माइनस 1/4, और फिर इसे लिख सकते हैं 1/4 माइनस 1/5, और फिर प्लस का निशान, इसे लिख सकते हैं 1/5 माइनस 1/6। अब देखिए होता क्या है, हम देख रहे हैं माइनस 1/2 प्लस 1/2 कैंसिल हो गया। ठीक है, फिर माइनस 1/3 और प्लस 1/3 कैंसिल हो गया, माइनस 1/4 प्लस 1/4 कैंसिल हो गया, माइनस 1/5 प्लस 1/5 कैंसिल हो गया। बचा क्या, बचा 1/1 माइनस 1/6। इसे अगर हम हल करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 6 का नम 6। अभी देखिए तरीका भी हमने आपको बताया है, इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1/6। तो हमने कहा था कि इस तरह के जब आवे क्वेश्चंस तो क्या करना है, 6 से 1 को हमें माइनस कर देना है, 5/6 जो है उसे ऐसे लिख देना है। तो हमारा आंसर आ गया 5/6। ये तो इस तरह से इतना बड़ा काम करके आंसर हम लेके आए हैं, हमें समय लगा। इसकी एक ट्रिक है, ट्रिक क्या है, यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा है 1/1 1/1 इंटू 2। तो जो पहला डिजिट है 1/1 इसे हम यहाँ पे लिख लें, और जो लास्ट डिजिट है 1/6
माइनस करके 1/6 यहाँ पे कर लें और इसी को हम हल कर लें तो 6 माइनस 1/6 और 5/6 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये तो दूसरी ट्रिक हमने बताई और मतलब एक ट्रिक बताई। और उसके बाद जो एक और तरीका है लगाने का, क्या करेंगे हम 1 2 3 4 5 या यहां से 1 2 3 4 5 कितना आया 5, यहाँ क्या है 1 इंटू करें लास्ट में क्या है 6 तो 5/6 ये आंसर हो गया। हमें जो भी तरीका, जो भी ट्रिक, जो भी कॉन्सेप्ट अच्छा लगे उस कॉन्सेप्ट से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। समझाने में तो बहुत बड़ा दिखता है लेकिन बड़ा ही आसान प्रश्न है। यहीं से समझ में आ जाएगा कि हमारा आंसर कैसे आएगा, कितना आएगा। इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं 1 2 3 4 5 हमने यहाँ लिख लिया, पहला टर्म यहाँ पे हमने लिख लिया इनटू लास्ट टर्म हमने यहाँ पे लिख लिया तो 5/6 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब अगला प्रश्न है 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 प्लस 1/110। इस प्रश्न को हमें हल करना है, ठीक है ना। तो इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे, अभी जो हमने लास्ट प्रश्न बताया शायद ये प्रश्न उसी कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। उसी कॉन्सेप्ट से इसे हमें हल करना, वही पैटर्न है इसका। जो हमारे डाटा लिखे हुए हैं, पहला है 1/30। 1/30 को हम क्या लिख सकते हैं आपको बताना है। 1/30 को हम लिख सकते हैं 1/5 इंटू 6, ठीक है ना, प्लस इसे लिख सकते हैं 1/6 इंटू 7। 1/56 को हम क्या लिख सकते हैं आपको बताना है 1/7 इंटू 8। फिर 1/72 को 1/8 इंटू 9। हमारा पैटर्न यहाँ पे चल रहा है, आप देखिए 5 इंटू 6 के बाद 6 इंटू 7 है। ऐसा ना हो कि 9 इंटू 8 हो जाए, ऐसा नहीं करना है हमको। इनके बीच का अंतर समान होना चाहिए। इनके बीच का अंतर 1 है, हम देख रहे हैं, ठीक है ना। और इनके बीच का अंतर 1 है। अभी हम आपको एक बात और बताएंगे, यहाँ देखते हैं प्लस 1/9 इंटू 10 और प्लस इसे क्या लिख सकते हैं 1/10 इंटू 11, ठीक है ना। अभी जो पिछला क्वेश्चन हमने आपको बताया, हमने कहा कि इसे हम लिख सकते हैं 1/5 माइनस 1/6 लिख सकते हैं। अगर इसे हम हल करें तो एक बार देख लीजिएगा, इसे अगर हम हल करें तो इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 एकन्नम 6 माइनस 5 एकन्नम 5 बटा 6 पंचे 30, तो ये आ गया 1/30। वही चीज हमें मिल गई ना यहाँ पे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसे हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। इसे हम क्या लिख सकते हैं 1/6 माइनस 1/7 प्लस इसे हम क्या लिख सकते हैं 1/7 माइनस 1/8 और इसे हम लिख सकते हैं प्लस 1/8 माइनस 1/9 प्लस इसे 1/9 माइनस 1/10 और इसे हम लिख सकते हैं प्लस 1/10 माइनस 1/11। अब हम देखते हैं कि इसमें माइनस 1/6 प्लस 1/6 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/8 प्लस 1/8 माइनस 1/9 प्लस 1/9 और माइनस 1/10 प्लस 1/10 कट गया। बचा क्या, बचा हमारा फर्स्ट टर्म 1/5 और माइनस लास्ट में क्या बचा 1/11, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 11 एकन्नम 11 माइनस 5 बटा 11 पचे 55, 11 से 5 निकालेंगे 6/55 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये तो इतना करने के बाद हमारा आंसर आया। कॉन्सेप्ट पे आते हैं। हमने आपको कहा था, जो हमारी ट्रिक है, हमने कहा था कि इसके नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट करिए 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे आपको 6 लिख लेना है। नीचे जो पहला टर्म है 5 इंटू जो लास्ट है 11
ऐसा भी कर सकते हैं, तो 6/55 तो भी हमारा आंसर आ गया। अर्थात हमें फिर ये सब करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जब हम बहुत सारे प्रश्नों को, इस तरह के प्रश्नों को हल करेंगे तो समझ में आएगा, ट्रिक तब समझ में आएगी, और तुरंत क्विक कैसे लगा सकते हैं, तुरंत कैसे लगाएंगे, क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, कैसे आंसर लेके आएंगे, तब हमें समझ में आएगा। जब एक प्रश्न नहीं, जब बहुत सारे प्रश्न, हम आपको 1 या 2 या 3 प्रश्न हल करके आपको हम तरीका बता देते हैं, आगे एक्सरसाइज हल करना आपका काम है। अब यहाँ पे हम आपको एक बात समझाना चाहते हैं, यहाँ पे 1/30 को हमने कहा 1/5 × 6 लिख सकते हैं। 5 और 6 के बीच जो डिफरेंस है वो क्या है, 1 है, तो यहाँ पे 1 होना चाहिए। अगर इनके बीच का अंतर 2 है तो यहाँ पे 2 होना जरूरी है। अगर इनके बीच का अंतर 1 तो यहाँ भी 1 है। अगर इनके बीच का अंतर मान लेते हैं 5 हो तो यहाँ पे 5 होना जरूरी है। नहीं है तो हमें 5 बनाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। अगले वीडियो में हम आपको और भी कुछ कठिन प्रश्न जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हैं विगत वर्षों में, ऐसे प्रश्नों को हम आपको हल करना बताएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।